गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और जितने लोग हमारे साथ जुड़े थे, जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं जिनको बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, तो उन सारे बच्चों को बता दें, और जो आज हमसे जुड़ रहे हैं या हमारी कोचिंग में जो और बच्चे हैं जो हमसे जुड़ रहे हैं उनको बता दें कि ब्राइट कोचिंग लूकरगंज की तरफ से जो क्लास 12th के बच्चे हैं जिनको बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, तो उन बच्चों के लिए जो है ये ध्यान में रखते हुए कि उनका बोर्ड का एग्ज़ाम किसी तरीके से स्पॉइल ना हो, ख़राब ना हो, तो उसके लिए ये ऑनलाइन क्लासेस का प्रोसेस रखा गया है। तो जो बच्चे आज से पहले हमसे नहीं जुड़े थे, आज जुड़ रहे हैं, तो उनको बता दें कि इनऑर्गेनिक और फिजिकल पोर्शन जो 12th बोर्ड का प्रेस्क्राइब है उसको मुझे पढ़ाना है। तो उसमें हमने इनऑर्गेनिक में सबसे पहले शुरू किया था डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, तो उसमें 3 लेक्चर हो चुके हैं, आज इसका चौथा लेक्चर है। तो जो बच्चे इसके पहले हमसे नहीं जुड़े थे या इस टॉपिक को ठीक से क्लियर करना चाहते हैं, तो वो पहला लेक्चर तो इंट्रोडक्शन का था, दूसरे और तीसरे लेक्चर को फोकस करके और फिर इस चौथे लेक्चर पे साथ साथ चलेंगे, तो उनको चीज़ें समझ में भी आएंगी। और कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए आप कमेंट करें, शेयर करें। और अब हम डी ब्लॉक शुरू कर रहे हैं, तो डी ब्लॉक में कुछ प्रॉपर्टीज़ हो चुकी हैं। जो बच्चे दूसरा और तीसरा लेक्चर अटेंड किए हैं वो एक सीक्वेंस में इसको समझते हुए चलें, और जिन्होंने नहीं किया है उसको पढ़ के फिर इस क्लास को अटेंड करें, और उसमें जो भी चीज़ें हैं एकदम क्लियर हो जाएंगी आपको। उस हिसाब से आपको बताया जाएगा कि बोर्ड के एग्ज़ाम तक आपको कम से कम पढ़ना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप जो है नॉलेज गेन कर लें। तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो इंटर रिलेटेड है, तो उसको आपको पहले से मालूम होना चाहिए, और बाकी जो टॉपिक बचे हुए हैं डी ब्लॉक का उसको ख़त्म करके फिर उसके इंपॉर्टेंट कंपाउंड और फिर एफ ब्लॉक का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हम लोग करेंगे। तो अभी डी ब्लॉक में जो पॉइंट बचे हुए हैं उसको हम ख़त्म करेंगे, और फिर उसके बाद इसका कंपाउंड पढ़ाएंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, तो आप अलर्ट हो जाइए, और अपनी सुविधा के लिए जो है चीज़ों को समझने के लिए और इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करने के लिए जब भी क्लास हो तो हर बच्चा जो है एक रफ कॉपी या अपनी कोई फेयर कॉपी हो जो केमिस्ट्री की प्रेस्क्राइब आपने किया है, और पेंसिल या पेन लेके बैठें। ऐसे आप बैठेंगे और वीडियो की तरह देखते रहेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। जो चीज़ें आपको लगे कि हाँ ये हमको नहीं आता है या ये पॉइंट पढ़ लेंगे तो ये पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी, तो उसका एक शॉर्ट नोट्स टाइप का आप बनाते हुए चलें साथ साथ, और फिर PDF पे जब भेजा जाएगा तो आप उससे टैली करके ये इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ नोट कर लेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं टॉपिक पे, टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। और डी ब्लॉक में कुछ प्रॉपर्टीज़ हो चुकी हैं और कुछ जो है जो बची है उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो बच्चे इसके पहले 2 लेक्चर अटेंड किए हैं उनको हम बता दें कि लेक्चर 2 और लेक्चर 3 जो है उस पर हमने फोकस किया था डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज़ पर, और उसको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया गया था, और आज उसमें कुछ पॉइंट बचे हुए हैं उसको हम लेकर चलेंगे। लेकिन अभी हम सारे पॉइंट एक साथ लिख दे रहे हैं, तो जिन बच्चों को क्लियर नहीं है वो उसको समझ लें कि इतने पॉइंट हो चुके हैं और आज इतने पॉइंट चलेंगे। ठीक है, डी ब्लॉक के तत्वों की प्रॉपर्टी या विशेषताएं या पीरियोडिक टेबल में उनका डिस्क्रिप्शन। किसी भी पीरियड या किसी भी ब्लॉक के एलिमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए सबसे पहली चीज जो बताई जाती है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है किसी भी एलिमेंट की
किसी भी ब्लॉक की, वो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के फंक्शन में होती हैं। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब भी आपको एस, पी, डी या अपने कोर्स में डी और एफ ब्लॉक है, जब भी आपको डिस्क्रिप्शन करना हो तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फोकस करना चाहिए, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है लॉन्ग फॉर्म, उसमें जो एलिमेंट को सजाया गया है, जो उनकी प्रॉपर्टीज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, वो उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग है। तो सबसे पहले जो है यही पॉइंट आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको एक्सप्लेन किया जा चुका है, और जिनको समझ में नहीं आया है या जो बच्चे अटेंड नहीं किए थे क्लास, वो उसको यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और दूसरा है एटॉमिक रेडियस। उसी प्रकार जो है आयनिक रेडियस, आयनिक त्रिज्या, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट। डी ब्लॉक के तत्वों की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे वेरी करती है और फिक्स नहीं होती है, इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया लेक्चर 2 में। और आयनाइजेशन एंथैल्पी, किसी भी आइसोलेटेड एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने में जो एनर्जी लॉस होती है उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। और डी ब्लॉक में कैसे ये चेंज होती है, इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया जा चुका है। ये कुछ टॉपिक जो है लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में जो है इसको एक्सप्लेन किया जा चुका है। आज यहाँ सिंगल एरो वाली चीज़ें हो चुकी हैं, इसको एक्सप्लेन किया जा चुका है। और उसके बाद डी ब्लॉक के तत्वों के अंदर एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी क्या थी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबकीय गुण। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया जा चुका है, थोड़ा सा आज बता भी देंगे। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है रंगीन आयन और कंपाउंड बनाते हैं, क्यों बनाते हैं वो आपको समझना है। ऐसे तो रट लिया कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं कि इनके ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती है, आयनिक रेडियस जो है इनका पहले कम होता है, फिर उसके बाद बढ़ता है, कम स्लैड इक्वल रहता है, फिर उसके बाद आगे जाके फिर और बढ़ जाता है। एटॉमिक रेडियस है, पहले डिक्रीज करता है, फिर समान रहता है, फिर आगे चल के बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें तो रटने के लिए सही हैं 1-2 लाइन में, लेकिन इनका जो एक्सप्लेनेशन है असल वो है। अगर आप इसका पूरा समझ लेंगे, पहले इनकी डेफिनेशन आनी चाहिए कि होती क्या है, जो चीज़ें हमने यहाँ लिखी हैं। उसके बाद डी ब्लॉक में ये कैसे चेंज होती हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम अपर टू डाउनवर्ड, टॉप टू बॉटम। तो जब आप उसका क्लू समझेंगे कि इस वजह से ऐसा होता है, तो आप उसको भूलेंगे नहीं और आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा कि हम बैठे हैं ये चुंबकीय गुण दिखाता है, उसमें लड़का कंफ्यूज है कि अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय। नहीं, एकदम फैक्ट है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर दिखाते हैं, अनुचुंबकीय गुण दिखाते हैं, चुंबकीय प्रभाव में आकर्षित होते हैं। इसको रटना भी है, याद भी रखना है, और प्लस क्यों दिखाते हैं ये आपको जानना है कि ऐसा होता क्यों है। इस प्रॉपर्टी में डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये जो पॉइंट दिए हैं। तो जब आप उसके पीछे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो है वो थोड़ी सी चीज़, अगर जानकारी वाली चीज़ जो है उसको, अगर पॉइंट वाली चीज़ हम अपने दिमाग में रखेंगे तो डी ब्लॉक एलिमेंट एग्जाम तक आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। इवन अगर आप ठीक से बैठ गए तो यकीन मानिए आपको जो है रिवाइज भी नहीं करना पड़ेगा। बस सिर्फ हेडिंग एक बार आपने देख लिया, अंदर क्या है वो आपको क्लियर रहेगा। एक बार में जो क्लियर होगा वही आपका आखिर तक चलेगा। तो मेन पॉइंट जो है इस पॉइंट उसमें इस हेडिंग्स का कि कैसे वैल्यूज चेंज होती हैं उसको आपको समझना है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स आयन। डी ब्लॉक के तत्व जो है जटिल यौगिक और जटिल आयन बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं।
इसी के अंतर्गत आएगा जो हमारे में एक लेसन भी है 12th में बोर्ड में प्रेस्क्राइब है, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, किस वजह से बनाते हैं वो अभी बताया जाएगा आपको। और डी ब्लॉक के एलिमेंट कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। समझना और याद रखना क्या है, क्यों शो करते हैं, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है, कौन सी ऐसी खास बात है जिसकी वजह से डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है वो कैटालिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, कैटालिस्ट का यूज किए जाते हैं। अंतराकाशीय यौगिक, हिंदी थोड़ा इसकी अजीब सी है, और अगर जिसकी हिंदी बहुत अच्छी है तो वो तो समझ जाएगा, अदरवाइज इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड अंतरकाशी यौगिक बनाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। और डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर एक और खास कैरेक्टर है कि ये मिश्र धातु बनाते हैं, एलॉय बनाते हैं। मैग्नेटिक कैरेक्टर, कॉम्प्लेक्स आयन, सॉरी कलर्ड आयन, कॉम्प्लेक्स आयन, दे हैव कैटालिटिक प्रॉपर्टी। डी ब्लॉक के तत्व के अंदर उत्प्रेरक गुण होता है। और इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं ये। और एलॉय बनाते हैं। तो दोस्तों लेक्चर 2 लेक्चर 3 में इसमें काफ़ी पॉइंट हो चुके हैं, और कलर्ड आयन तक हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन देखा था। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके बाकी जो पॉइंट बचे हैं उसको लेके हम चलते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रही थी कि डी ब्लॉक के तत्व जो है चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। ऐसा क्यों होता है? डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उनके आउटर मोस्ट हमने पूरे सारे पॉइंट का एक क्लू पॉइंट बताया था कि सारे बच्चे जो है इसको लर्न कर लें, और हम फिर से उसको लिख दे रहे हैं कि डी ब्लॉक में बाहरी 2 कोश अपूर्ण होते हैं। डी ब्लॉक में बाहरी 2 कोश अपूर्ण होते हैं। बाहरी 2 कोश अपूर्ण होते हैं, और डी उपकोश के कक्षक में जो डी सबशेल होता है उसके ऑर्बिटल में, डी उपकोश के कक्षक में, डी सबशेल के ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आप इस लेसन को पूरा पढ़ लेंगे, लेसन जब पूरा खत्म हो जाएगा तो आप देखेंगे कि इसके आधे से ज़्यादा पॉइंट में यही 2 रीज़न आते हैं। उसी को आपको एक्सप्लेन करना है कि डी ब्लॉक में बाहरी 2 कोश अपूर्ण होते हैं और डी उपकोश के कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो डी ब्लॉक को बाकी ब्लॉक के एलिमेंट से क्या करती हैं, अलग करती हैं। और हम भी इसमें जब बताएंगे तो अप्रॉक्सीमेट हर पॉइंट में 2-3 को छोड़ के शुरुआत वाले, बाकी सब में यही रीजन आएगा। जैसे आ रहा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, उसमें आप पहली चीज तो ये बोलिए कि डी ब्लॉक के बाहरी 2 कोश अपूर्ण होते हैं और डी उपकोश के कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन दूसरे सेम टाइप के जो एटम होते हैं डी ब्लॉक के, या इटसेल्फ खुद के जो एटम होते हैं, तो उनमें जो युग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो युग्मित होना चाहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में ये जो है अट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में इनके अंदर आकर्षण आता है। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के अंदर इनके अंदर आकर्षण आता है, ठीक है। तो उसमें होता क्या है, जैसे
डी ब्लॉक में 5 ऑर्बिटल होते हैं और उसमें जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन युग्मित होते जाएंगे इनका जो ऑर्बिटल है वो कंप्लीट होता जाएगा। लेकिन जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन युग्मित होना चाहते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर क्या आ जाएगा, अट्रैक्शन आ जाएगा। अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए उनके अंदर क्या पैदा हो जाएगा, चुंबकीय गुण पैदा हो जाएगा और वो चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे दूसरे ऐसे एटम या एलिमेंट से जो युग्मित होना चाहता है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएंगे ऑर्बिटल्स में तो वो चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में अट्रैक्ट नहीं होंगे, आकर्षित नहीं होंगे। तो उस गुण को क्या बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय प्रभाव। तो 3 तरह के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। पहले आप देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती कितनी तरह के हैं। अनुचुंबकीय, इसकी इंग्लिश जरूर ध्यान में रखना, लड़के डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में कंफ्यूज हो जाते हैं। पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, कुछ नहीं आता तो आप सिंपल वे में ये पॉइंट तो लिख ही सकते हैं ना, जो सब में अप्लाई हो रहा है कि डी ब्लॉक के बाहरी 2 कोश अपूर्ण होते हैं और डी उपकोश के कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन युग्मित होना चाहते हैं, जिसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। इस गुण को साइंस में क्या बोलते हैं, अनुचुंबकीय गुण। यानी डी ब्लॉक के तत्व क्या दिखाते हैं, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर दिखाते हैं। दूसरा होता है प्रतिचुंबकीय, जिनकी कक्षाएं पूर्णतः नियम के अनुसार भरी होती हैं और डी ऑर्बिटल के जो कक्षक हैं वो पेयरिंग में ऑलरेडी पहले से रहते हैं। तो जब उनको चुंबकीय क्षेत्र में ले आएंगे तो वो प्रतिकर्षित हो जाएंगे। इस गुण को क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक कैरेक्टर। और ऐसे वो सारे एलिमेंट या मेटल जिनमें डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनमें अगर अनुचुंबकीय गुण ये परमानेंट हो जाए, मींस अपवर्ड हो और स्टेबल हो जाए, तो उनमें जो है ये तो कम ज़्यादा हो जाए या कोई में पेयरिंग हो कि और एक आध दो जो है अनपेयर्ड हो और बाकी खाली हो या पेयर हो। लेकिन अगर सब वन डायरेक्शनल हो हुंड के रूल से, तो उनमें जो है कौन सा कैरेक्टर आ जाएगा, लौह चुंबकीय गुण, फेरोमैग्नेटिक कैरेक्टर। चुंबकीय गुण 3 होते हैं। अभी हम डी ब्लॉक के तत्वों का चुंबकीय गुण पढ़ रहे हैं। इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 कोश अपूर्ण होते हैं और डी उपकोश के कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये दूसरे डी ब्लॉक इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके अकॉर्डिंग अट्रैक्शन दिखाता है ताकि इनमें पेयरिंग हो जाए। इसकी वजह से इनके अंदर कौन सा गुण आता है, अनुचुंबकीय गुण। डी ब्लॉक के तत्व चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में रखने पर ये आकर्षित हो जाते हैं। इस गुण को अनुचुंबकीय गुण कहते हैं। और प्रतिचुंबकीय, जिनमें कक्षाएं पूर्णतः नियम से भरी होती हैं, यानी ऑर्बिटल्स कंप्लीट होते हैं, वो चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में रखने पर प्रतिकर्षित होते हैं। और लौह चुंबकीय, जिनमें अनुचुंबकीय गुण यानी पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होता है, परमानेंट होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लौह चुंबकीय। यानी प्रभाव हटा लेने के बाद भी वो जो है क्या रहेगा, चुंबकीय गुण दिखाता रहेगा। तो अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मालूम हो जाए तो आप मैग्नेटिक एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, उसको म्यूएस से दिखाते हैं। ये हो जाएगा √n+2 Bm यूनिट है इसकी। और ये हो जाएगा मैग्नेटिक एफिशिएंसी यानी चुंबकीय प्रभाव। नोट करना चाहें बच्चे इसको रफ कॉपी में नोट कर लें, बाद में फेयर में जो है इसको टैली कर लेंगे। मेन चीज वहां पे n है। n क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर्स हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। और Bm इसकी यूनिट है बोर मैग्नेटन। तो दोस्तों किसी भी
डी ब्लॉक एलिमेंट का अगर हमको चुंबकीय प्रभाव की एफिशिएंसी निकालना है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की सहायता से इसको निकाला जा सकता है। तो डी ब्लॉक के तत्व जो है चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। क्यों प्रदर्शित करते हैं? क्योंकि डी ब्लॉक तत्वों के बाहरी कोष अपूर्ण होते हैं, 2 कोष, और उनमें क्या होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। वो इलेक्ट्रॉन युग्मित होना चाहते हैं, जिसकी वजह से उनके आउटर शेल में क्या आता है? अनुचुंबकीय गुण आ जाता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में वो क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, अब अगली प्रॉपर्टी हम लोग क्या देखेंगे? रंगीन आयन और यौगिक। सेकेंड लेक्चर में इसके बारे में थोड़ा सा बात हुई थी। मिटा दे इसको मैं इरेज कर दे रहे हैं। अब ध्यान से बैठिए, अलर्ट होके बैठिए। अगर कोई चीजें इसके पहले नहीं भी आई हैं, अभी जो पॉइंट बचे हैं, अगर आप ठीक से बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि एक 12th का बच्चा सेंसियर होता है, चीज़ों को अपने से मैनिपुलेट भी कर लेता है। कुछ चीज़ें नहीं आती हैं या नहीं आ रही हैं तो उसका रीज़न भी आपको मालूम होता है। तो आप उसको पढ़िए, बुक का भी हेल्प लीजिए, बुक की भी हेल्प लीजिए, और जो पॉइंट है उसको अच्छे से समझ लीजिए। उसकी जो मेन क्लू पॉइंट है उसको आपको बता दिए जा रहे हैं, और आप उसके अकॉर्डिंग नोट्स भी बना सकते हैं। नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगला पॉइंट है रंगीन आयन। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो कलर्ड आयन और कंपाउंड बनाते हैं। उसका रीजन ये है कि डी ब्लॉक में किसी भी एन आयन, मैं लिख दे रहा हूं, बहुत मेन पॉइंट है ये, इसको आप चाहे तो नोट कर लें। डी ब्लॉक के तत्व एनायन या किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में की उपस्थिति में डी ब्लॉक के जो डी सबशेल के जो कक्षक हैं वो 2 ऊर्जा स्तर में स्प्लिट हो जाते हैं, 2 एनर्जी लेवल पे बढ़ जाते हैं। स्प्लिट हो जाते हैं, मैंने पूरा लिख दिया इसका। यही आप इसको अगर आता है कि डी ब्लॉक के तत्व क्यों रंगीन आयन या यौगिक बनाते हैं, तो आप ये लाइन लिख करके फिर अपना एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। तो उसमें होता क्या है, जैसे डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं, डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, और ये 5 ऑर्बिटल दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। उसमें से 3 ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी लेवल कम होती है, DXY, DYZ और DZX, इनको बोलते हैं T2G ग्रुप। यानी डी के जो 5 ऑर्बिटल थे, 1 2 3 4 5, वो डिवाइड हो जाते हैं किसी इफेक्ट की वजह से। वो इफेक्ट क्यों पैदा होता है? डी ब्लॉक के तत्व किसी एनायन की प्रेजेंस में या किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में, यह हाइपोथेटिकल है कि ऐसा होता होगा कि उपस्थिति में डी सबशेल के कक्षक 2 ऊर्जा स्तर पर स्प्लिट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। उसमें जो लोअर एनर्जी लेवल होता है उसको T2G से दिखाते हैं। इस ग्रुप में 3 ग्रुप आ जाते हैं, DXY, DYZ और DZX। बाकी जो डी ब्लॉक के 2 शेल बचे वो कौन कौन से हैं? कितनों को तो याद ही नहीं होगा कि डी सबशेल के नाम क्या है। बस यही याद है कि डी में 5 होते हैं, याद होना चाहिए, एंड DZ²। इसकी एनर्जी लेवल क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो लोअर एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर एनर्जी लेवल पर आ जाता है, और इसका एरो का डायरेक्शन हम बता दे रहे हैं कि इस एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता है, और ऐसा होने के लिए वो क्या करता है? एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो ये एनर्जी उसको, इस काम को करने के लिए एनर्जी उसको विजिबल लाइट से मिलती है। कहाँ से मिलती है?
विजिबल लाइट से, दृश्य प्रकाश से। और हम लोगों ने पढ़ रखा है कि दृश्य प्रकाश जो है 7 रंगों का मिश्रण होता है, और उसमें से अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ लाइट जो कलर या जिस कलर का प्रकाश जो है, लाइट जो है वो किसी सब्सटेंस से एब्जॉर्ब हो जाती है, वो कलर छुप जाता है, और जो कलर या जिस कलर का मिक्सचर परावर्तित होकर बाहर निकलता है उस रंग की वो चीज़ दिखाई देती है। तो यहाँ डी ब्लॉक एलिमेंट वो एक हाइपोथेटिकल एनायन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, लोअर एनर्जी लेवल और ईजी हाई एनर्जी लेवल। ऐसा होने के लिए उसको जो एनर्जी मिलती है वो विजिबल लाइट से मिलती है, क्योंकि बाहरी फिर वही बात आ गई। अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहें कि बाहरी 2 कोश अपूर्ण होता है, एनर्जी लेवल उस पर क्या होता है, डिफरेंसेस आ जाते हैं, और उसी डिफरेंसेस पे क्या होता है, ये विजिबल लाइट का कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब कर लेता है। जो चीज़ एब्जॉर्ब हो जाती है या ट्रांसपेरेंसी जो होती है उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ लाइट वही चीज़ दिखाई देती है जब बिंदु वस्तु से किरणें टकराकर वापस आती हैं। तो बाहर जो रेस निकलेगी, जिस कलर को ये एब्जॉर्ब कर लेगा वो छुप जाएगा, और जो कलर को रिफ्लेक्ट करेगा वो कलर क्या होगा, दिखाई देगा। तो यहां पर जिसके ऑर्बिटल्स फुलफिल होंगे उसमें ये काम नहीं हो पाएगा। बस सीधी सी बात है, अगर 5 डी ऑर्बिटल में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पूरा D10 तक भरा जा चुका होगा, तो उसमें स्प्लिटेशन होएगा ही नहीं। इसको बोलते हैं डी इलेक्ट्रॉन्स या डी ट्रांसमिशन। या डी ट्रांसमिशन। इसकी वजह से जो है उसके अंदर जो 2 एनर्जी लेवल बनते हैं, एक लोअर और एक हायर। हायर के लिए जो एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रॉन जो जम करके चला जाता है लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल पर, उसके लिए शर्त ये है फिर से वही बात कि उनमें क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो थोड़ा सा अगर आप सिंसियर होकर बैठेंगे तो आप देखेंगे कि जो है इस सारे पॉइंट में से 2-3 को छोड़ के शुरुआत वाले सारी प्रॉपर्टीज इन्हीं 2 बातों पे डिपेंड करती है कि डी उपकोष के कक्षक में जो है आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, और आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उसके डी उपकोष के कक्षक विजिबल लाइट में से कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब करके 2 एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाते हैं, और उसमें से एक हायर एनर्जी लेवल बनता है। इस काम को होने के लिए विजिबल लाइट से क्या एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एनर्जी ले लेते हैं, और कुछ कलर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और बाकी कलर को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, और जिस कलर को रिफ्लेक्ट करेंगे वो दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए आप डी ब्लॉक में स्कैंडियम की बात करें तो स्कैंडियम का आउटर मोस्ट शेल होता है 4s2 और 3d1, 4s2 एंड 3d1। तो यहाँ पे जब आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे स्कैंडियम +3 में, तो फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जिसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज होता है वो उतना ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, निकालता है अपने अंदर से। तो स्कैंडियम पे +3 अगर आप लिखते हैं तो सबसे पहले आउटर मोस्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, अभी 3 निकालना है, 2 निकल गए, और डी का जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो भी निकल गया, यानी 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो अब इसमें डी ऑर्बिटल ही खत्म हो गया, आयुग्मित इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो गया, और जब आयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो वो ये बिहेवियर नहीं दिखाएगा। तो स्कैंडियम है तो डी ब्लॉक एलिमेंट, लेकिन इसके अंदर चुंबकीय गुण नहीं होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसके अंदर नहीं शो करेगा। ठीक है, इसी तरीके से जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है, इन सब में इलेक्ट्रॉन 3d10 पे भरे जाते हैं। तो ये सब जो है पेयरिंग हो जाती है, आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये चुंबकीय गुण नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसके लिए शर्त है कि आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और डी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसमिशन होगा, जिसकी वजह से एनर्जी लेवल में डिफरेंस हो जाएगा, और ये डिफरेंस विजिबल लाइट का जो विजिबल लाइट है हमारी वाइट कलर की, उसमें से जो कुछ लाइट वे एब्जॉर्ब करके ये काम करेंगे, और जिस कलर को एब्जॉर्ब कर लेंगे वो कलर छुप जाएगा, और जिसको रिफ्लेक्ट करेंगे या जिसके मिक्सचर को रिफ्लेक्ट करेंगे उस कलर की वो चीज़ क्या होगी, दिखाई देगी। तो ये सब एलिमेंट क्या हो जाएंगे हमारे, इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे तो ये चुंबकीय गुण नहीं दिखाएगा। लेकिन जैसे क्रोमियम है और कॉपर है
आयरन है, तो ये सब क्या करेंगे, ये कलर्ड आयन बनाएंगे और दिखाई देता है उसमें, सॉरी अभी हम लोग कलर्ड आयन के बारे में पढ़ रहे थे, तो इनके कलर्ड आयन आ जाएंगे। वो भी इस पे डिपेंड करता है कि आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर ये फंक्शन होगा जो अभी हमने एक्सप्लेन किया, तो ये सब कलरलेस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रंगहीन। और अब जैसे बात करें Cu++ की, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है Cu+ का 4s2 और 3d9, लेकिन जब आप इसको एनर्जी लेवल मेंटेन करते हैं तो ये 3d10 हो जाता है, ये 4s1 हो जाता है। तो Cu+ में जो है जब आप इसको 3d10 कर देंगे तो d ऑर्बिटल पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, रंगहीन हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। लेकिन इसी का दूसरा जो आयन है क्यूप्रिक आयन कॉपर का, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो एक s का निकल जाएगा और एक d का निकल जाएगा। जैसे ही d का एक निकलेगा 9 हो जाएंगे और उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। जैसे ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा वैसे ही वो ये कैरेक्टर शो करने लगेगा और कॉपर क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। फेरिक आयन, मैग्नीज आयन, ये पिंक होता है। वेनेडियम आयन, ये वायलेट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है डी ब्लॉक के तत्व कलर्ड आयन या कंपाउंड बनाते हैं। उसका रीजन सामने है, किसी भी एनायन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में इनके जो डी कक्षक है 2 ऊर्जा स्तर में क्या होते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, और इस काम को होने के लिए वो विजिबल लाइट से लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, और उसके लिए शर्त है कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं थे तो ये सब क्या थे, कलरलेस थे, और यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे तो इन्होंने कोई ना कोई कलर शो किया, यानी इस बिहेवियर को शो किया। जरूरत है उसको नोट कर लीजिए। और ये डी ब्लॉक के सारे तत्व हैं, इनका एग्जाम्पल है जो कोई ना कोई कलर शो करते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको जो है नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा संकर आयन और संकर यौगिक, कॉम्प्लेक्स आयन एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो डी ब्लॉक के तत्व जो है जटिल आयन बनाते हैं, जटिल यौगिक बनाते हैं। इसके अकॉर्डिंग एक लेसन अपने कोर्स में है, पूरा लेसन है सेकेंड ईयर में यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न में क्लास 12 में, जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो कॉन्सेप्ट है वो डी ब्लॉक एलिमेंट ही है कि डी ब्लॉक किसी भी कॉम्प्लेक्स या जटिल आयन में, बड़े कंपाउंड में डी ब्लॉक जो है, जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उसमें ये बात तो बोल दो, बाहरी 2 कोश अपूर्ण होते हैं, उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से ये अपने बाहरी 2 कोश को कंप्लीट करने के लिए 2 और मोर देन 2 आइटम, आयन और मॉलिक्यूल से क्या करते हैं, जुड़ सकते हैं और एक बड़ा और हैवी मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये कैरेक्टर किसमें पाया जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट में। और इसी कैरेक्टर की वजह से इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके किसी लिगेंड से जुड़े होते हैं। लिगेंड उसको कहते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ये सेंट्रल मेटल एटम को से जुड़े होते हैं और अपना एक एक पेयर इलेक्ट्रॉन जो है सेंट्रल मेटल एटम को देते हैं, और सेंट्रल मेटल एटम के पास एक प्लेटफॉर्म होता है। फिर से वही बात आ गई दोस्तों कि उनकी बाहरी 2 कोश क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं। अष्टक पूरा करने के लिए ये काफ़ी इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर गेन कर सकते हैं, और उसका रीज़न ये है कि स्मॉल साइज़ के होते हैं, इनका साइज़ छोटा होता है, तो जब इलेक्ट्रॉन या मॉलिक्यूल या आयन इनसे जुड़ते हैं तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं और अपनी ऑर्बिट में उसको रख सकते हैं। तो स्मॉल साइज़ हो गया पहला कैरेक्टर। दूसरा, जो डी ऑर्बिटल होता है उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा होता है डी ब्लॉक में, तो उनको गेन कर लेता है। तीसरा,
आउटर मोस्ट टू शेल जो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, आउटर मोस्ट टू शेल क्या होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। उनमें जो है एक प्लेटफॉर्म होता है, वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं जिनमें ये इलेक्ट्रॉन जाके मिल जाते हैं और उनका ऑक्टेट पूरा करने के लिए, और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनता है। तो संकर आयन और संकर यौगिक जो बनता है उसका रीजन जो है 3 है। कॉम्प्लेक्स आयन, डी ब्लॉक के तत्व जटिल आयन या जटिल यौगिक बनाते हैं। क्यों? तो पहला आप लोग बताएंगे स्मॉल साइज, दूसरा हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और तीसरा है आउटर मोस्ट टू शेल क्या होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। बाहरी दो कोश अपूर्ण होते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये पॉइंट जब तक आप क्लास में बैठे हैं, अगर कुछ स्लिप कर रहा है, स्किप कर रहा है, तब भी आप ये 2 पॉइंट याद रखिए, क्योंकि इस 2 पॉइंट के बिहाफ पे आप काफी कैरेक्टर को एक्सप्लेन कर सकते हैं और अप्रॉक्सीमेट आपका सही होगा। और फिर उसमें डिटेल बताएंगे तो अलग बात है, लेकिन ये 2 मेन क्लू पॉइंट हैं जो डी ब्लॉक एलिमेंट में ही खास तौर पे पाए जाते हैं, और उसी की वजह से वो इतनी ढेर सारी प्रॉपर्टीज क्या करता है, शो करता है। तो बाहरी 2 कोश क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं। तो ये किसी भी आयन, एटम या मॉलिक्यूल के साथ जुड़कर अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए के साथ जुड़ सकता है। बाहरी 2 कोश अपूर्ण होते हैं, ये आयन, एटम, मॉलिक्यूल के साथ जुड़ सकता है और सेंट्रल मेटल एटम की तरह बिहेव करेगा और लिगेंड के साथ जुड़ेगा। अभी एग्जांपल में हम उसको क्लियर कर दे रहे हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व जो है संकर आयन और संकर यौगिक बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? पहले आप बताएंगे उनका स्मॉल साइज होता है, तो बाहरी जो मॉलिक्यूल, आयन या कंपाउंड होते हैं उनको ये अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, और हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, और बाहरी 2 कोश अपूर्ण होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों के लिए एक स्पेस मिलता है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहां पर ये इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर सके। जो इलेक्ट्रॉन या जो लिगेंड या जो बॉन्डिंग दूसरे एटम या मॉलिक्यूल या आयन की वजह से हो रही है, उसके लिए प्लेटफॉर्म पैदा कर देते हैं, क्योंकि इनके बाहरी 2 कोश क्या होते हैं, अपूर्ण हो जाते हैं। और जटिल आयन बनाने में ये क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, उपसह संयोजन, संयोजकता। ये पूरा हमारे पास लेसन है, वहां पे हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम होते हैं, उनकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से लिगेंड जुड़ते हैं, और वो लिगेंड जो है उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं, जिससे ये जो है 2 और मोर देन 2 आयन, कंपाउंड या मॉलिक्यूल से जुड़ करके एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाता है। अगर इसका एग्जाम्पल ले लेंगे हम कॉम्प्लेक्स आयन का, तो एक हम लोगों ने पढ़ा रखा है स्ट्रक्चर में, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, K4FeCN6। तो यहाँ पे आयरन क्या है, ये हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। और ये जुड़ा है उसके साथ 4K+ आयनिक फॉर्म में, और यहाँ पे साइनाइड क्या है, लिगेंड है, उसके कितने हैं, 6 हैं, 6 लिगेंड इसमें जुड़े हुए हैं। तो आपने देखा यहाँ पे आयरन जो है डी ब्लॉक एलिमेंट है, इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए साइनाइड आयन कितने लेने पड़ रहे हैं, 6 लेने पड़ रहे हैं। और ये साइनाइड आयन कैसे जुड़ते हैं इससे, उपसह संयोजक बंध से, उपसह संयोजक बंध से। और यहाँ पोटेशियम के 4 आयन हैं। तो ये खास बात, इसके पहले हम लोगों ने एसपी ब्लॉक में पढ़ा है, जैसे NaCl है, सिंपल है, 1+ 1- है,
इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाती है। लेकिन यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट फिर से वही बात आई, बाहरी दो कोष क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं, इनमें स्मॉल साइज होता है, हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, जिसकी वजह से डी ब्लॉक एलिमेंट क्या करते हैं, वो दो या दो से ज़्यादा एटम, आयन या मॉलिक्यूल के साथ जुड़ करके एक कॉम्प्लेक्स, एक जटिल आयन बनाते हैं जो आपके सामने है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, क्यूप्रस अमोनियम सल्फेट। तो यहाँ पे कॉपर क्या है, कॉपर यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट है और वो इतने ढेर सारे लिगेंड, आयन या रेडिकल के साथ जुड़ा हुआ है। सिल्वर एमिनो क्लोराइड, तो इस तरह से दोस्तों डी ब्लॉक एलिमेंट जो है क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स आयन बनाता है। उसका रीजन ये सामने लिखा हुआ है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। और 3 एग्जाम्पल है आपके सामने, इन सब में जो अंडरलाइन है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है। ये कैरेक्टर खाली किसमें पाया जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट में और एफ ब्लॉक एलिमेंट में। रीजन उसका क्या है, वो रीजन भी सामने लिखा हुआ है। और ये क्या बनाते हैं, संकर आयन और यौगिक बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाते हैं, जटिल आयन बनाते हैं। ठीक है, यहां से पॉइंट देखते हुए चलिए, कोई पॉइंट स्लिप करे, स्किप करे, उसको रिवाइज करिए या आप फिर से इसको देख सकते हैं। शेयर करें, साथ में चलें। और जो लोग जुड़ना चाहते हैं, अभी तो और पूरी केमिस्ट्री बची हुई है। अभी डी ब्लॉक का ये आज चौथा लेक्चर है, उसमें पहला इंट्रोडक्शन में था, मेन दूसरा और तीसरा है, और चौथे में हम आज इसको ख़त्म कर रहे हैं। तो आप लोग जो है थोड़ा साथ दीजिए तो चीज़ें काफ़ी समझ में आएंगी, और नहीं तो सब स्प्लिट कर जाएगा। थोड़ा सीख के आगे बढ़ेंगे तो याद करने में आसानी होगी, रिवीजन में आपको कम टाइम लगेगा। ठीक है, अब दोस्तों अगला पॉइंट क्या है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी। डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसको हमने लेक्चर 3 में थोड़ा एक्सप्लेन भी किया था। उसका रीज़न ये है कि डी ब्लॉक तत्वों में फिर से वही बात आई, बाहरी दो कोष अपूर्ण होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अयुग्मित होते हैं। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी में ये इनके पास जो आउटर मोस्ट शेल की फ्री वैलेंसीज होती हैं, जो इनकम्प्लीट होती है, जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, उनकी फ्री वैलेंसीज पर जो रिएक्टेंट पार्ट है उनका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है कि जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं तो टकराने से जो है जो उनके कोलिजन है वो बढ़ते हैं। जब टकराने वाले मॉलिक्यूल बढ़ेंगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट की जो फ्री वैलेंसीज होती हैं, उसी वैलेंसीज पर जो है एक तो इनकी ये अपनी एनर्जी देते हैं। अच्छा, उत्प्रेरक होता क्या है, जरा समझ लीजिए कि उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं, परिभाषा जो इनकी नॉर्मली परिभाषा है, चाहे किसी भी क्लास में आप पढ़ेंगे तो उसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो कैटालिस्ट होते हैं ये रासायनिक दृष्टि से और भार की दृष्टि से अपरिवर्तित होते हैं। मतलब अगर ये रिएक्शन में भाग ले लें, पार्टिसिपेट कर लें, तो अब उत्प्रेरक रहा ही नहीं, वो तो अभिकारक बन गया। लेकिन इनके लिए परिभाषा क्या बताई गई कि ये रासायनिक दृष्टि से और भार की दृष्टि से अपरिवर्तित रहते हैं, लेकिन इनकी प्रेजेंस से, इनकी उपस्थिति से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है या घट जाता है, यानी इफेक्टिव होता है। बढ़ना घटना दोनों उसमें आ जाएगा कि ऐसे पदार्थ जिनकी उपस्थिति से अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है उसे उत्प्रेरक कहते हैं, ये परिभाषा है। लेकिन ये एक घटना है कि हम किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो रिएक्शन की वेलोसिटी पर, वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन पर जो है उसका असर पड़ता है। वो ऐसा क्यों होता है, तो उसके लिए एक्सप्लेनेशन ये है कि डी ब्लॉक के तत्व के पास जो बाहरी दो कोष अपूर्ण होते हैं उनमें मुक्त संयोजकताएं होती हैं, फ्री वैलेंसीज होती हैं। उन्हीं फ्री वैलेंसीज पर जो हमारा रिएक्टेंट पार्ट है उसका कंसंट्रेशन यानी यूनिट कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, टकराने वाले मॉलिक्यूल्स के नंबर बढ़ जाते हैं और प्रोडक्ट बन जाता है और कैटालिस्ट रिलीज हो जाता है। यानी ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड की तरह बिहेव करता है। जैसे मान लीजिए एक रिएक्टेंट है ए और एक रिएक्टेंट है बी, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट सी ये क्या बनाता है, ए बी। ये क्या है, इसकी रिएक्शन। क्या है इसकी रिएक्शन, क्या हुआ होगा, वो उसकी है मैकेनिज्म। थोड़ा सा इसका हमने लेक्चर 3 में बात किया इसके बारे में, वहाँ नहीं आया तो अभी समझ लो कि कैटालिस्ट ऐसा होता है, इसके पास मुक्त संयोजकताएं होती हैं और ये इनको एनर्जी प्रोवाइड कराता है
और फिर से जो है आयन रिएक्शन में ये आयन दे करके फिर आयन ले लेता है, यानी अपनी एनर्जी को फिर से मेंटेन कर लेता है। तो अभिकारक पदार्थों में से किसी एक के प्रति उत्प्रेरक की जो क्रियाशीलता है, रिएक्टिविटी है, वो ज़्यादा होती है और ये इसके साथ मिल करके AC बना रहा है। ये माध्यमिक यौगिक है, इंटरमीडिएट कंपाउंड है। यानी डी ब्लॉक के तत्व जो है, जैसे मान लो 3D 4th पीरियड के, उनको भी ध्यान में रख के चलो। 21 स्कैंडियम, 22 टिटेनियम, 23 वेनेडियम, 24 क्रोमियम, 25 मैग्नीज, 26 आयरन, 27 कोबाल्ट, 28 निकल, 29 कॉपर एंड 30 जिंक। कम से कम एक पीरियड ऑफ ग्रुप याद होना चाहिए सबको, ताकि एक्सप्लेनेशन देने में आसानी हो। तो यहाँ पर ये सब एलिमेंट क्या करेंगे, कैटलिस्ट का काम करेंगे, कैटलिस्ट के बिहेव करेंगे, सब नहीं कुछ। उसका रीज़न ये है कि अभिकारक पदार्थों में से किसी एक के प्रति कैटलिस्ट की जो उत्प्रेरक होता है उसकी क्रियाशीलता बहुत ज़्यादा होती है। वो उसके साथ मिलकर क्या बनाता है, माध्यमिक यौगिक बनाता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है। ये इंटरमीडिएट कंपाउंड दूसरे रिएक्टेंट पार्ट से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, प्रोडक्ट, और कैटलिस्ट हमारा क्या होता है, फिर से फ्री हो जाता है। इस तरह से ये अपना मैकेनिज्म दिखाता है कि कैटलिस्ट थोड़े समय के लिए किसी एक रिएक्टेंट के साथ जुड़ के क्या बनाता है, माध्यमिक यौगिक बनाता है। वो माध्यमिक यौगिक दूसरे वाले रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके उत्पाद बना लेगा और कैटलिस्ट क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। उसके लिए रीज़न क्या देंगे कि कैटलिस्ट के पास जो उत्प्रेरक होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, बाहरी 2 कोश अपूर्ण होते हैं, उनके पास फ्री वैलेंसीज होती हैं। इन्हीं वैलेंसीज पर जो रिएक्टेंट पार्ट है उनका यूनिट कंसंट्रेशन क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी हम लिख दे रहे हैं उस मेन पॉइंट को, उत्प्रेरक के तल पर यानी वहां उत्प्रेरक क्या होगा, डी ब्लॉक का तत्व होगा। उत्प्रेरक के तल पर अभिकारक पदार्थों की उत्प्रेरक के तल पर अभिकारक पदार्थों की इकाई सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे टकराने वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी और अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इकाई सांद्रता बढ़ जाती है। एग्जाम्पल की बात अगर करें तो ये आयोडाइड आयन है और ये पर सल्फेट आयन है, H2O8 डबल माइनस, ये Fe+3, यहाँ पे ये कैटलिस्ट है। इसकी प्रेजेंस में ये आयोडीन में और सल्फेट रेडिकल में बदल जाता है। 2SO4 डबल माइनस, ये रिएक्शन है। क्या हुआ होगा, उसकी मैकेनिज्म देखिए आप, कैटलिस्ट ने कैसे वर्क किया इसमें। कैटलिस्ट क्या है हमारा, फेरिक आयन है। सबसे पहले फेरिक आयन रिएक्ट करेगा आयोडाइड आयन से और ये बन जाएगा आयोडीन और ये बन जाएगा फेरस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फेरस आयन दूसरे रिएक्टेंट पार्ट पर सल्फेट आयन, नाम ध्यान दीजिए, पर सल्फेट आयन से रिएक्ट करके ये बना लेगा सल्फेट रेडिकल और फिर से आ जाएगा हमारा फेरिक आयन। तो आपने देखा जो फेरिक आयन शुरुआत में लिया था, जिसने कैटलिस्ट का काम किया था, वो लास्ट में एज इट इज बचा रह गया। तो इस बात को ध्यान दीजिए कि कैटलिस्ट जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेता है, लेकिन उसकी उपस्थिति से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है या प्रभावित होता है। तो यहाँ पे रिएक्शन तो पहले भी हो रही थी, लेकिन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन तेजी से हो जाएगी या कम हो जाएगी और प्रोडक्ट हमारा जल्दी बनेगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं। ये कैटलिस्ट का प्रिंसिपल है, माध्यमिक यौगिक सिद्धांत इसको बोलते हैं, माध्यमिक यौगिक सिद्धांत, इंटरमीडिएट कंपाउंड प्रिंसिपल। क्या हुआ होगा, कैटलिस्ट किसी एक अभिकारक से अभिक्रिया करके माध्यमिक यौगिक बनाएगा, वो माध्यमिक यौगिक दूसरे अभिकारक से अभिक्रिया करके उत्पाद बनाएगा और कैटलिस्ट क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। उसका एक एग्जाम्पल हमने यहाँ लिखा है, ये पर सल्फेट आयन है
पर सल्फेट आयन और ये आयोडाइड आयन है, जो फेरिक आयन की प्रेजेंस में इस तरह से कैटेलिस्ट का हम बिहेवियर देख सकते हैं। एग्जाम्पल है सामने, उत्प्रेरक के तल पर अभिकारक पदार्थों की इकाई सांद्रता बढ़ जाती है। उत्प्रेरक वहाँ पे हमारा क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, वो एक प्लेटफॉर्म पैदा करता है जहाँ पर ये डंप हो जाते हैं रिएक्टेंट पार्ट, और रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है। थोड़ा जल्दी से देखिए, नोट करना, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, नहीं तो वीडियो को रिपीट करके फिर से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एकदम सिंपल वे में आपको समझाया जा रहा है। अगर आप थोड़ा सा भी जो है पीरियोडिक टेबल या डी ब्लॉक का डिस्क्रिप्शन पढ़े हैं तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। जब तक क्लास में बैठे हैं 3D का ये ग्रुप याद करते रहिए और ये दोनों पॉइंट ध्यान में रखिए। अगला पॉइंट है दोस्तों अंतरकाशीय यौगिक। डी ब्लॉक के तत्व अंतरकाशीय यौगिक बनाते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। क्यों ऐसा बनाते हैं, इंग्लिश जरूर देखिए इसकी, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। बच्चे ध्यान से बैठे, उनको समझ में आएगा, बहुत सिंपल वे में बताया जा रहा है। और कोचिंग एक प्रयास कर रही है आपका लॉस ना हो, और उसमें आप अगर साथ देते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मोबाइल का सही इस्तेमाल करिए, टाइम का सही इस्तेमाल करिए, और बोर्ड के लिए बहुत क्रूशियल टाइम है। सारे बच्चों से अपना कोई कंपेयर ना करिए, लॉकडाउन सब के लिए है, लेकिन जिनको बोर्ड देना है, अपना कैरियर देखना है, वो सिर्फ अपनी पढ़ाई को फोकस करें, ठीक है। तो अंतरकाशीय यौगिक में ये है कि कुछ स्मॉल एटम जो है, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन या नाइट्रोजन, इस तरह के जो छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, वो डी ब्लॉक के जो जालक होते हैं, जो लैटिस फॉर्म होता है, डी ब्लॉक तत्वों के या धातुओं के तत्वों या डी ब्लॉक तत्वों के धातुओं, डी ब्लॉक तत्वों या धातुओं के जो क्रिस्टल लैटिस होते हैं, जो क्रिस्टल जालक होते हैं, जिनसे वो जुड़ करके उसका धातु का जो स्ट्रक्चर बनता है, जो उसके क्रिस्टल बनते हैं, उनके क्रिस्टल लैटिस में जो खाली स्थान होता है, अंतरकाशी जगह होती है, उसी में वो ट्रैप्ड हो जाते हैं, यानी समा जाते हैं। यानी डी ब्लॉक के तत्व अंतरकाशीय यौगिक जब बनाते हैं तो डी ब्लॉक तत्वों में जो क्रिस्टल लैटिस होता है, जो उनका जालक होता है, उस जालक के बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट में जो स्मॉल एटम होते हैं, लाइक हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन, इनके लिए बहुत ध्यान देने वाली बात है, इनके लिए वैलेंसी का कोई रूल अप्लाई नहीं होता है। इस बात को ध्यान दीजिए कि आप ये सोच रहे हैं कि जो है ये कोई बॉन्ड बना लेते हैं या कोई वैलेंसी बना लेते हैं, ऐसा नहीं है। ये जो स्मॉल टाइप के एटम होते हैं, ये डी ब्लॉक एलिमेंट के जो क्रिस्टल लैटिस होते हैं उसमें ट्रैप्ड हो जाते हैं। उसकी जगह पर जो खाली जगह होती है, अंतरकाशीय स्थान होता है, उसमें जाके ये समा जाते हैं। बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं, उसमें समा जाने की वजह से ये कोई वैलेंसी नहीं बनाते। खाली जो अंतराणविक स्थान होता है डी ब्लॉक तत्वों में या क्रिस्टल लैटिस में, जो उनके लैटिस फॉर्म में जो एटम जुड़ के क्रिस्टल का जाल बनाते हैं, उस जाल के बीच में ये आ जाते हैं। कौन? जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन, और अंतरकाशीय यौगिक बनाते हैं। इनके गुण क्या है? पहले वो कठोर था धातु, जिस धातु के अंतरकाशीय स्थान में ये आएंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट में ये आएंगे, उसके पहले भी वो कठोर थी, लेकिन अब क्या हो जाएगी? अत्यधिक कठोर हो जाएगी, यानी हार्ड हो जाएगी। पहला गुण तो ये आ जाएगा। दूसरा ये हो जाएगा कि उसकी चालकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कंडक्टिविटी उसकी सेम रहेगी। और तीसरा ये है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को स्मॉल एमपीटी से दिखाते हैं। क्या हो जाएगा? वो बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले तो वो धातु थी ही, अब ये भी आ गए, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा?
बढ़ जाएगा, धातु बहुत कठोर हो जाएगी, चालकता उसकी सेम होगी और थोड़ा सा उसमें हार्डनेस आ जाएगी और मेटल का जो कैरेक्टर है वो बदल जाएगा। धातु के कुछ गुण क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो इस तरह से जो है आप समझ सकते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड कैसे डी ब्लॉक एलिमेंट बनाते हैं। उसके लिए आप बताएंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट में जो क्रिस्टल लैटिस होता है, जिसके जाल से मिल करके डी ब्लॉक की जो धातुएं हैं वो अस्तित्व में आती हैं, जुड़ करके क्रिस्टल बनाती हैं। उन क्रिस्टल लैटिस में जो खाली जगह होती है, अंतरकाशीय जगह होती है, इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस, उसमें हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, वो बहुत छोटे एटम होते हैं, वो समा जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें कोई बॉन्डिंग का रूल नहीं होता है कि आप उसको बैलेंस करें कि इतना आयरन था तो उतना कार्बन आएगा, नहीं। उसमें क्या होता है, ये उसके अंदर समा जाते हैं और जिसकी वजह से उनके कुछ कैरेक्टर चेंज हो जाते हैं। जैसे वो उससे कठोरता बढ़ जाएगी लेकिन चालकता पे असर नहीं पड़ेगा, कंडक्टिविटी, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और धातु के कुछ गुण जो है बदल जाएंगे। कुछ गुण क्या हो जाएंगे, उसके चेंज हो जाएंगे। तो ये आपने पढ़ा अंतरकाशीय स्थान, ये खास गुण किसमें है, डी ब्लॉक तत्वों में है। ठीक है, अब लास्ट वाला है, इसके बाद क्लास खत्म करेंगे। मिश्र धातु, एलॉय, नोट करना, इसको नोट कर लीजिए कि डी ब्लॉक के तत्व जो है उसमें अंतरकाशीय यौगिक बनाने की कैपेसिटी होती है। उसका रीज़न आपको हमने बताया कि उनके बीच में जो क्या कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, उनके जालक में, क्रिस्टल लैटिस में, उसमें ये ट्रैप्ड हो जाते हैं, छुप जाते हैं या बैठ जाते हैं। उसमें वैलेंसी का कोई रूल नहीं होता, वो खाली जगह है और एटम छोटे हैं इसलिए उसमें आ जाते हैं, समा जाते हैं और उनमें कुछ कैरेक्टर क्या होते हैं उस मेटल के चेंज हो जाते हैं। बस 2 मिनट और, उसके बाद ये पूरा सेक्शन आपका खत्म हो जाएगा। फिर अगले टर्न पे हम लोग डी ब्लॉक के कंपाउंड और एफ ब्लॉक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मिश्र धातु, एलॉय, डी ब्लॉक के तत्व क्या बनाते हैं, मिश्र धातुएं बनाते हैं। उसका रीजन क्या है कि डी ब्लॉक तत्वों में जो एटॉमिक रेडियस है वो रैपिडली बढ़ता नहीं है ना रैपिडली कम होता है। ऑलमोस्ट काफ़ी एलिमेंट ऐसे हैं जिनके एटॉमिक रेडियस क्या होते हैं, सेम होते हैं। एटॉमिक साइज सेम होने की वजह से जब इनको मॉल्टन स्टेट में लाया जाता है तो ये एक दूसरे को जो है रिप्लेस कर देते हैं कि अगर साइज कम ज़्यादा होगा तो रिप्लेसमेंट जो है बराबर नहीं होएगा। लेकिन जो है जब इनको साथ में लाते हैं, क्योंकि इनका जो एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस है वो रैपिडली ना बढ़ता है ना घटता है। काफ़ी एटम ऐसे होते हैं जिनका सेम होता है। तो सेम होने की वजह से क्या होता है, जब इनको मॉल्टन स्टेट में ले आते हैं तो ये क्या करते हैं, इनके जो क्रिस्टल जालक होते हैं, क्रिस्टल लैटिस होता है, उसमें से ये क्रिस्टल के जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो उसके पार्टिकल होते हैं, उनको रिप्लेस करके खुद आ जाते हैं और उसके स्ट्रक्चर पे नहीं, क्रिस्टल लैटिस पे तो असर नहीं पड़ता लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, बदल जाती हैं। जैसे लोहा है, अब लोहे की रेलवे लाइन नहीं बना सकते, है तो मजबूत लेकिन वो मुलायम होता है। उस लोहे में अगर हम कार्बन मिला दें तो उसका रेलवे ट्रैक बन जाएगा, वो मजबूत होगा। पहले अब सबको याद होगा 2-4 साल 6 साल पहले 10 साल पहले गाड़ियों में जो है तीलियां लगी रहती थी उसको बैलेंसिंग करने के लिए, व्हील को। लेकिन अब क्या आ गए हैं, एलॉय व्हील आ गए हैं। उसका नाम ही है एलॉय व्हील। यानी वो अगर पता करें कि ये एलॉय कहाँ से मिला है, मिला नहीं, उसको बनाया गया है। एलॉय जो है वो किसी भी समांगी मिश्रण को बनाया जाता है धातुओं को गला करके। तो अच्छा, ये मिलेगा तभी जब वो मॉल्टन स्टेट में आए, तो उसको क्या बोलते हैं, एलॉय व्हील। क्या बोलते हैं, एलॉय व्हील। इसी तरह अगर हम पीतल कह दें और किसी बच्चे से ये पूछा जाए पीतल की खान बताइए कहाँ कहाँ है इंडिया में, पीतल की खान होती नहीं, पीतल तो लैब में बनाया जाता है। वो कैसे बनता है, कॉपर और जिंक को मिला करके क्या बनता है, ब्रास, ब्रॉन्ज मेडल, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल। तो वो ब्रॉन्ज मेडल जो है वो कैसे बनता है, कॉपर और टिन को मिला करके बनता है। एलॉय व्हील कहाँ होता है, गाड़ियों में होता है और बहुत सी जगह एलॉय इस्तेमाल होती हैं, इसके व्हील बनते हैं। तो उसमें होता क्या है, उसकी हार्डनेस को बढ़ाने के लिए, कैरेक्टर को चेंज करने के लिए, रस्टिंग ना हो, जंग ना लगे, मजबूती आ जाए रेलवे ट्रैक में, तो रेलवे ट्रैक में क्या करते हैं, आयरन के साथ कार्बन मिला देते हैं और ब्रास में जो है कॉपर के साथ जिंक मिला देते हैं, ब्रॉन्ज में जो है कॉपर के साथ टिन मिला देते हैं। उसका रीज़न आप सिंपल वे में ये बताएंगे कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं इनका एटॉमिक साइज क्या होता है, छोटा होता है और जो एटॉमिक रेडियस होता है वो रैपिडली इंक्रीज नहीं करता है। तो जब इनको मॉल्टन स्टेट में ले आते हैं 2 और मोर देन 2 मेटल को, तो ये आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को रिप्लेस करके एक समांगी मिश्रण, एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, जिसको ठंडा करने पे वो क्या बन जाती है, एलॉय बन जाती है। इसके सिक्के बनते हैं, रेलवे ट्रैक बनते हैं, मेडल्स बनते हैं और बाकी तुम्हारे सामने है।
तो ये मिश्र धातु हैं। इसमें आप एक रीज़न छोटा सा लिख लेंगे तो आपको जो है हमेशा याद रहेगा कि स्मॉल साइज और लगभग समान परमाणु त्रिज्या के कारण, लगभग समान परमाणु त्रिज्या के कारण डी ब्लॉक की जो धातुएं होती हैं गलित अवस्था में मॉल्टेन स्टेट गलित अवस्था में मॉल्टेन स्टेट में एक दूसरे को रिप्लेस कर देती हैं, एक दूसरे को प्रतिस्थापित करके मिश्र धातु बनाती हैं। प्रतिकर्षित करके समांगी मिश्रण ये गलित अवस्था में होगा, समांगी मिश्रण, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे एक वर्ड में, एलॉय, मिश्र धातु बनाती हैं, मिश्र धातु बनाती हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये डी ब्लॉक आपका कंप्लीट हो गया। आज चौथा लेक्चर था इसका। कंप्लीट होने के बाद ये सारी प्रॉपर्टीज आपके सामने हैं, इसको एक एक करके पढ़िए और इसका जो क्लू पॉइंट है बताया गया है उसको आप रिपीट कर लीजिए, वीडियो को फिर से देखिए और आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे डी ब्लॉक के कंपाउंड, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट, और एफ ब्लॉक का डिस्क्रिप्शन K2Cr2O7 और KMnO4। थैंक यू।